प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 2 दादी माँ को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर संबंधी हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कहानी को पढ़ा। ये कहानी आपको अच्छे समझ में आई होगी। शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित यह कहानी लेखक को अपने बचपन की याद दिलाती है। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ें। यस, यह है कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 2 और भाग 3। इस पाठ के भाग 1 और भाग 2 में हमने इस कहानी को पढ़ा और भाग 3 में हम प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम कहानी से प्रश्न संख्या 1। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? यस, उत्तर देखिए कि जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती हैं। इस प्रकार लेखक को अपने बचपन में दादी के साथ साथ अन्य घटनाएं भी याद आती हैं। जलाशय का मतलब आपको बताया था मैंने, तालाब। जलाशय का मीन्स क्या होता है? तालाब। दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी, शादी यानी विवाह। यहाँ हम इसके स्थान पर विवाह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सजीव यानी मूर्त हो उठना। सजीव का मतलब है मूर्त हो उठना। अभिनय, अभिनय को हम नाटक भी कह सकते हैं। किसी अभिनय, नौटंकी करना, नौटंकी। और तालाब किसका है? जलाशय। जलाशय का मीन्स है तालाब। आइए आगे प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। यस, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई थी। क्या आ गई थी? जो कपटी मित्र थे, जो कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले। पाठ में हमने पढ़ा था कि दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात कपटपूर्ण आचरण करने वाले दोस्त की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। तो वो हम जो अपने
किताब के पेज संख्या पृष्ठ संख्या 8 पर यह हमें तीसरे या चौथे पैसेज में हमें मिलता है। तो वो लाइन भी अपन लिख सकते हैं कि शुभचिंतकों की यानी कपटी मित्रों और कपटी शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई थी। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला था। इसके अलावा दादा की श्राद्ध में दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ किया, मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति उन्होंने खर्च कर दी थी। व्यर्थ का मतलब बेकार ही, सारहीन। व्यर्थ को अपन सारहीन भी कह सकते हैं। बेहिसाब का मतलब अतुल संपत्ति जिनका कोई हिसाब किताब नहीं हो। दौलत यानी हम संपत्ति कह सकते हैं, दौलत यानी संपत्ति। दौलत यानी संपत्ति। संपत्ति यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी, उधार ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, यानी उन्होंने दादी माँ की बात को नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई, हालत बिगड़ गई। डावाडोल की जगह अपन ये कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई, आर्थिक हालत माली हालत बिगड़ गई। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। यस, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? यस, उत्तर की ओर बढ़े। दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे, मतलब दादी का स्वभाव विभिन्न प्रकार के पक्षों से युक्त था जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी स्नेह और ममता की मूर्ति, यह भी अपन लिख सकते हैं, स्नेह और ममता की प्रतिमूर्ति या मूर्ति। मूर्ति थी या प्रतिमूर्ति थी, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में हमेशा सफल रहती। सदैव, सदैव का मतलब हम क्या लिखेंगे? हमेशा। तो वह सेवाभावी स्वभाव की थी, संरक्षण प्रदान करने वाली थी, परोपकारी और सरल और सरस स्वभाव की थी। परोपकारी यानी पर धन उपकारी, उपकार धन ई बनता है परोपकारी। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना और पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है, आदि प्रकट करता है। दर्शाता के स्थान पर अपन लिख सकते हैं आदि प्रकट करता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख लक्ष्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। दादी सहृदयी भाव की थी, कोमल स्वभाव की थी, तो मुझे उनका यह स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। दादी स्नेह और ममता की प्रतिमूर्ति थी, मुझे
स्नेह और ममता की मूर्ति वाला स्वभाव अच्छा लगता है। तो ये प्रश्न थे अपने कहानी से। अब कहानी से आगे आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार का महीना, क्वार, आषाढ़ और माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, यानी इन महीनों के मौसम की क्या बतानी है अपने को, विशेषता बतानी है कि कैसा मौसम रहता है। तो क्वार, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। आषाढ़, भयानक गर्मी और कभी कभी कुछ वर्षा। भयानक गर्मी मतलब अत्यधिक गर्मी और कभी कभी कुछ वर्षा। माघ, अत्यधिक सर्दी पड़ती है। तो ये इन महीनों की विशेषता है। अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक ठंड कह सकते हैं अपन। अत्यधिक ठंड वाला महीना माघ का महीना। आषाढ़, भयानक गर्मी, अत्यधिक गर्मी, लेकिन कभी कभी वर्षा भी होती है। यस, प्रश्न संख्या 2। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। यह सूत्र देखिए, मौसम 3 होते हैं, यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार के मौसम माने गए हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो सर्दी गर्मी को अपन तत्सम के रूप में सर्दी और गर्मी भी लिख सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं, जैसे गर्म चाय है, गर्म दूध है ना। तो गर्म पेय पीना पसंद करते हैं, गर्म पानी पीते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर आदि, और सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी और मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी, जिसे खुबानी भी कहते हैं, कि इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफी मात्रा में मिलती है या काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये थे 3 मुख्य प्रकार के मौसम और उनकी विशेषताएं, उन मौसम में होने वाले फल और सब्जियां। तो प्यारे बच्चों, आगे के जो अपने अभ्यास प्रश्न है वो अनुमान और कल्पना संबंधी है। अनुमान और कल्पना संबंधी प्रश्न। यस, प्रश्न संख्या 1। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी, यानी पैसा उधार लेना क्या कहलाता है, ऋण कहलाता है, जिसे अपन कर्जा भी कहते हैं कि कर्जा लिया हुआ है। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत करके इस विषय में हम लिख सकते हैं। तो पारिवारिक शब्द तो वो परिवार धन इक से बना है। परिवार धन इक, यहाँ पर इक प्रत्यय ऐड होने से बना है पारिवारिक।
उत्तर देखिए, गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब लोग ऋण, शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई हेतु, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए लोग प्राय ऋण लिया करते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया था कि ऋण कब लिया जाता है, किन परिस्थितियों में लेना पड़ता है, तो ये इसका आंसर था। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों, साहूकारों से मिलता है। यानी जब ऋण की जरूरत पड़ती है तो उनको ये ऋण कहाँ से मिलता है, तो ये गांव के जमींदारों और साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से, सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। तो पहले प्राचीन काल में तो केवल जमींदारों और साहूकारों, ठाकुरों से ही उनको ऋण मिलता था, और देश के आजाद होने के बाद में सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकारी अन्य विभाग, डाकघर, सहकारी समितियां आदि से भी उनको यह ऋण आसानी से मिल जाता है। यस, प्रश्न संख्या 2, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। घर पर होने वाले उत्सवों, समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों को आनंद लेकर, नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में हम बातचीत करके इसके उत्तर को और आगे बढ़ा सकते हैं। भाषा की बात, प्रश्न संख्या 1, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफेद। तो समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना कि सा सी से का प्रयोग कब किया जाता है? समानता का बोध कराने के लिए। ऐसे 5 और शब्द बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूल सी और मिश्री सी, शहद सा, पत्थर सा और सेब सा, ये 5 शब्द। तो इसका वाक्य देखिए, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है, यह फल शहद सा मीठा है, यह पत्थर सा कठोर है, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। इसके अलावा हम अन्य जो शब्द भी हैं जिनसे अपन वाक्य बना सकते हैं, जैसे चांद सा, उस नायिका का चेहरा चांद जैसा है, दुल्हन सी, दुल्हन सी। तो राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या नगरी को दुल्हन सी सजाया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया। जादू सा, उसकी बातों से जादू सा छाने लगा। और प्यारी सी, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। और नन्ही सी, वह नन्ही सी परी लग रही थी। तो इनके अलावा आप भी अन्य शब्द सा से सी समानता वाले शब्द को लेकर के वाक्य बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार
एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहां थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। आइए उत्तर की ओर बढ़ें। 5 वाक्य हैं। सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़ करके चला गया। चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। तो ये ऐसे शब्द हैं जो क्रिया को जोड़ दे करके कहे जाते हैं। यस, प्रश्न संख्या 3। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चुड़त्र, पोहा आदि भी कहा जाता है। इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द कर्मशः, यानी निक्सार का मतलब हो गया निकाश, उरिन का उरेण और ब्रह्मा को ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख करके बताइए, दिखाइए। बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द और इनका हिंदी रूपांतरण आइए देखते हैं। मिट्टी को क्या कहते हैं? माटी या मट्टी। घासलेट को मिट्टी का तेल या केरोसिन तेल, है ना, केरोसिन तेल। घना को अधिक, बंदा यानी व्यक्ति, चादर को चादर, प्यार को दुलार, पंछी को पक्षी और पक्षी को पंछी, नाटक को नौटंकी, कौआ को कागा। तो यहाँ शब्दों को अलग अलग करके लिखना आपको। कौआ, कौआ को क्या कहेंगे? काक या कागा। विवाह को ब्याह या शादी, विवाह आदि। कृष्ण को किशन, घड़ा को मटका, गगरी या गैली, स्नान को नहान, ना नहा ना। यहाँ पर पक्षी और पंक्षी को अलग अलग करके लिखेंगे। इसको पंछी और पंथी भी कहते हैं। छात्र अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द सीखने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा में हमने पाठ 2 दादी माँ के प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास कार्य किए। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके इनको याद करना है। आगे की कक्षा में हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। तब तक खुश रहिए, घर पर रहिए, कोरोना से बचाव कीजिए।